हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में अनुच्छेद 101 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 अनुच्छेद तक पढ़ लिया है, तो अनुच्छेद 100 से 151 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 101, 102 और 103 क्या है, इसको अच्छे समझ लेंगे। जो 103 है, इसी के तहत राष्ट्रपति जो है 101 और 102 के प्रावधानों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सदस्यों को आयोग घोषित करता है। तो 101 क्या है? 101 है, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसका भारत के किसी जगह से किसी निर्वाचन क्षेत्र में नाम है वह भारत में कहीं से भी 2 जगह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उसी क्षेत्र का और उसी श्रेणी का होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 102 सांसद सदस्यों के लिए निरर्थताएँ। इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदल से संबंधित प्रावधान से आयोग घोषित किया गया है तो वह अयोग्य होगा, या कोई भी व्यक्ति किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और लाभ के पद में मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, याद रखिएगा। तो 101 और 102 इन दोनों जो अनुच्छेद हैं यह अयोग्यताओं से संबंधित हैं, और यह अयोग्यताएं 103 के तहत राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग के परामर्श से। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। यदि कोई साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो या राज्यसभा सहमत हो, लोकसभा न सहमत हो, या लोकसभा सहमत हो राज्यसभा न सहमत हो, और राष्ट्रपति चाह रहा है कि यह प्रावधान कानून बन जाए, तो ऐसी दशा में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया यह है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है और प्रमाणित करने के पश्चात वह राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या क्या होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया 110 में, जैसे किसी कर के अधिरोपण, सृजन, विनिमय आदि, किसी भी कर को घटाना बढ़ाना आदि सारी चीज़ें हैं तो वह 110 के तहत धन विधेयक में सम्मिलित की जाती हैं और इन्हें सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति जो है अनुमति देता है और यह अनुमति 3 प्रकार का है, 1, 2, 3। पहली ये है कि अनुमति दे सकता है, दूसरा ये है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तीसरा ये है अनुमति को रोक ले और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो 3 चीज़ों का प्रयोग करता है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। एक ही याद रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन व्यवहार में बजट कहा जाता है। तो भारत का सबसे पहले बजट 1861 में पेश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और जेम्स विल्सन ने भारत का बजट पेश किया था। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। अब तक सबसे अधिक बार
बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, जो 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इन्होंने भारत का बजट 10 बार पेश किया था। तो प्रत्येक वर्ष के जो भी खर्च का ब्यौरा होता है, इसका विवरण जो है वित्त आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक से तात्पर्य है कि यह एक प्रावधान है और विनियोग विधेयक के माध्यम से ही संचित से धन निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। अनुच्छेद 118 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनिमय के लिए नियम बना सकेगा। याद रखिएगा, संसद के कुछ अपने नियम हैं और वह नियम अनुच्छेद 118 में नहीं दिए गए हैं, तो 118 के प्रावधानों के अनुसार ही अलग से संसद के नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 118 4 का है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष कर सकता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। तो याद रखिएगा, जितना भी विधेयक है, सभी विधेयक जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन जो भी धन से संबंधित मामला होता है सब जो है वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें कुछ व्यक्तिगत मामलों के लिए धन का वितरण होता है, तो ऐसे मामले धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, तो उनको वित्त विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। किसके तहत? अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 123 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर किसी भी प्रकार से संसद में चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि उनको हटाने का प्रस्ताव पेश न किया गया हो, या एक तरह से हम कह दें कि उन पर महाभियोग न लगाया गया हो। लेकिन याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, लेकिन हम व्यवहार में न्यायाधीशों पर भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो 123 के तहत किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा संसद में उसके आचरण के संबंध पर नहीं होगी जब तक कोई महाभियोग न लगाया गया हो। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। जब तक कि कोई भी प्रावधान किसी भी दोषारोपण के आधार पर न्यायालय में पेश न किया गया हो, तब तक जो है कोई भी न्यायालय संसद में क्या कार्य हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं इसकी जांच नहीं कर सकता। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो याद रखिएगा, जब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा कार्य में न हो और कानून बनाना अनिवार्य हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, जो लोकसभा के अपनी बैठक में आने से लेकर के 6 सप्ताह या 42 दिन तक होता है। और यदि इस 42 दिन के अंदर लोकसभा ने पास कर दिया तो वह कानून बन गया, और यदि 42 दिन के अंदर लोकसभा ने पास नहीं की तो वह वहीं समाप्त हो जाता है, या राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे वापस भी ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 129 ए तक।
अब अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम 33 + 1 न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इस प्रकार से कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर आधारित हैं। यह 125 के तहत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण से रिक्त हो गया हो और तत्काल में मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता हो। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसे मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करता है अनुच्छेद 126 के तहत। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। याद रखिएगा, यह प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है या उच्चतम न्यायालय में है, जबकि हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब गणपूर्ति न हो रही हो। याद रखिएगा, जब गणपूर्ति न हो रही हो तो गणपूर्ति को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं या किसी भी हाई कोर्ट से बुलाए गए न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इनको वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। तो उस समय जब तक ये कार्य कर रहे हैं, उच्चतम न्यायाधीश के बराबर वेतन इनको मिलेगा। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। तो जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनको यदि किसी कारणवश कार्य में बुलाया जाता है तो यह 128 के तहत जो है भाग ले सकते हैं। एक याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी मामले को लेकर के किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकता। याद रखिएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वह हाई कोर्ट में भाग नहीं लेगा। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि जो भी उच्चतम न्यायालय की डिग्री या आदेश हैं या निर्णय हैं वह सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, अर्थात सभी अधीनस्थ न्यायालय उसकी जो है बातों का पालन करेंगे और जो भी उसके निर्णय होंगे वह लिखित होंगे, साक्ष्य के रूप में होंगे। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। इस के अनुसार ही कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में कहीं भी उच्चतम न्यायालय की जो है बैठकें की जा सकती हैं। ऐसी बैठकें अभी तक श्रीनगर और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुई हैं। वर्तमान समय में जो हैदराबाद है वह तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन इसके पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था। तो हैदराबाद में और श्रीनगर में ऐसी बैठकें हुई हैं। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, अर्थात उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या एक राज्य और केंद्र के मध्य विवाद, या कई राज्यों के मध्य विवाद, या राज्य एक तरफ और केंद्र एक तरफ, तो ऐसे विवाद या मूल अधिकार का मामला हो तो ये उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है अनुच्छेद 131 के तहत। अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष इजाज़त। इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाज़त दे सकता है। यानी ऐसे मामले पर जो कि किसी हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह है अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 137
निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। यह प्रक्रिया याद रखिएगा भारत और अमेरिका केवल 2 देशों में है। अर्थात यदि कोई ऐसा कानून है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी कारणवश वह सार्वजनिक हित को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे कानून को पुनः बदला जा सकता है, जिसे कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन। यह प्रक्रिया भारत में अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय, तो जो संसद है वह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। तो अतिरिक्त अधिकार जो है संसद उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर लागू होना, ये प्रावधान किया गया है 141 के तहत। जो भी उच्चतम न्यायालय विधि बनाएगी वह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, अनुच्छेद है 142 142 है। यदि कोई भी मामला बहुत दिनों तक लंबित हो तो ऐसे लंबित मामलों पर जो उच्चतम न्यायालय है वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश जो है निर्णय कर सकता है या आदेश दे सकता है। जैसा कि अयोध्या मामले पर निर्णय दिया गया, तो 142 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया हो कि लंबित मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार से है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति के परामर्श करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। याद रखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है वह परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह परामर्श दे रहा है तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143। अब प्रश्न बनता है, जैसे कि कोई भी बड़े मामले हों, अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है तो वह किसके तहत लेगा? अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श लेगा। अब हम पढ़ेंगे आगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151। ये जो महालेखा परीक्षक है वह भारत के सभी खर्चों, जो भी भारत की संजीवनी से किए जाते हैं, उन खर्चों के विवरण की जांच पड़ताल लेखा जोखा रखने के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसके बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक दिया गया है। अब अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG या कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी के तहत भारत का महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। इसके कार्य क्या होंगी और इसकी शक्तियाँ क्या होंगी? तो इसके कार्य हैं, भारत के जो भी खर्चे हैं केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं, उस खर्च पर जो है रिपोर्ट तैयार करना और प्रतिवेदन देना, और इसके रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति करती है। इसलिए लोक लेखा समिति को जो है इसका पथ प्रदर्शक या मित्र भी कहा जाता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। जो ये कैग है जो रिपोर्ट तैयार करता है, इन रिपोर्टों को वह राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो है उसकी जांच करवाता है। जैसा कि आगे आप देखेंगे इसको, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 101 से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 151 तक, इनको अच्छे से बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।